आज से लगभग 4 लाख साल पहले जब दुनिया के आधे हिस्से पर सिर्फ बर्फ का कब्जा था, तब उस्ताद के कुछ वंशज यूरोप की कड़ाके की ठंड में भी पहुंच चुके थे और यहाँ प्रकृति ने उनका सबसे कड़ा इम्तिहान लिया था। लेकिन वे टूटे नहीं, बल्कि वे बदल गए और यहाँ जन्म हुआ निएंडरथल्स का, जिसे हम महामानव के नाम से भी जानते हैं। निएंडरथल्स का शरीर आज के इंसानों से अलग था। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास थी और इनका शरीर बहुत मजबूत और गठीला था। इनकी नाक बहुत बड़ी और छाती काफ़ी चौड़ी थी। यह सब इसलिए था क्योंकि वे आइस एज की ठंड में रहते थे। उनकी एक और ख़ास बात थी, उनके दिमाग का आकार। निएंडरथल्स का दिमाग लगभग 1200 से लेके 1750 क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता था, जो कि कई मामलों में आधुनिक इंसान से भी बड़ा था। लेकिन उनके दिमाग की बनावट थोड़ी अलग थी। कुछ हिस्से दृष्टि और शरीर नियंत्रण में ज़्यादा विकसित थे। मिलिए हमारे इस अध्याय के नायक ग्रैडू से। वो हमसे छोटा है, करीब 5 फुट 1 इंच, लेकिन उसका शरीर कंक्रीट जैसा मजबूत है। उसका सीना चौड़ा है, नाक बड़ी है, ताकि ठंडी हवा फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म हो सके, और उसकी हड्डियां आज के किसी भी पहलवान से कहीं ज़्यादा मोटी हैं। ग्रैडू कोई जंगली जानवर नहीं है, वह धरती का सबसे सोफिस्टिकेटेड शिकारी है। ग्रैडू के औजार एक्विलियन नहीं थे। उसने इजाद की थी लोवा लुइस तकनीक। यह उस दौर की नैनो टेक्नोलॉजी थी। वह पहले एक बड़े पत्थर को तैयार करता और फिर एक ही झटके में उससे बिल्कुल पतला और धारदार ब्लेड निकाल लेता था। ग्रैडू ने एक और कमाल किया था, उसने गोंद का आविष्कार किया। वह बर्च के पेड़ की छाल को जलाकर एक खास तरह का तार निकालता था और उससे पत्थर के फलक को लकड़ी के डंडे पर चिपका देता था। दुनिया का पहला भाला उसने तैयार कर लिया था। अब उसे शिकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। वह मौत को दूर से ही फेंक कर मार सकता था। निएंडरथल्स को पहले गुफा वाले आदिम इंसान समझा जाता था, लेकिन आधुनिक रिसर्च ने दिखाया कि वे काफ़ी बुद्धिमान और संगठित थे। वे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, आग का उपयोग करते थे, पत्थर के उन्नत औजार बनाते थे और उनकी टूल टेक्नोलॉजी को कहा जाता था मॉन्स्टेरियन टूल्स। इन औजारों से वे मांस काटते, खाल निकालते, लकड़ी काटते। निएंडरथल्स सिर्फ छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते थे, वे टकराते थे विशालकाय मैमथ से। उनका शिकार करने का तरीका आत्मघाती था। वे मैमथ को घेर कर पहले उसे दलदल या गड्ढे की ओर ले जाते और वहीं उसे फंसाकर मारने की कोशिश करते थे। मैमथ का वजन लगभग 6 टन था। 10 फीट लंबे नुकीले दांत और लोहे जैसा सख्त शरीर। इसे मारना सुसाइड करने जैसा था। लेकिन ग्रैडू के कबीले के लिए यह मौत नहीं, जिंदगी थी। एक मैमथ का मतलब था महीनों का खाना, गर्म खाल और हड्डियों से बने औजार। निएंडरथल्स जानते थे कि वे ताकत में मैमथ का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और उसे हराने के लिए उन्हें अपने दिमाग और इलाके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने घाटी के एक संकरे रास्ते को चुना है, जहां एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ दलदली बर्फ। ग्रैडू अपने साथियों बॉर्ग और कैरा को इशारा करता है। वे शब्दों का नहीं, बल्कि हाथ के संकेतों और जानवरों जैसी धीमी आवाज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रैडू अपने भाले की नोक पर गोंद की पकड़ चेक कर रहा है। रणनीति शुरू हो चुकी है। उनका मकसद मैमथ को हराना नहीं, उसे पागल करना है। वे उसे उस तरफ ढकेल रहे हैं जहां भागना नामुमकिन है। अचानक बॉर्ग एक चीख मारता है और मशाल जलाकर मैमथ के सामने कूद जाता है। विशाल मैमथ डर से चिंगाड़ता है। बाकी शिकारी पत्थरों को आपस में टकराकर डरावनी आवाज़ निकालने लगते हैं और ये देख के सबसे बड़ा मैमथ, जो कि झुंड का लीडर है, वो गुस्से में ग्रैडू की तरफ दौड़ता है
ग्रैडू हिलता नहीं है। वह मौत के इतने करीब होकर भी मेहमत की आंखों की लाली देख सकता है। ऐन वक्त पर ग्रैडू बगल में कूदता है और मेहमत का पैर बर्फ की एक गहरी दरार में फंस जाता है। मेहमत गिर तो जाता है, लेकिन वह अभी भी अपनी सूंड से जानलेवा वार कर रहा है। ग्रैडू को चिल्लाता है और उसके चिल्लाते ही कैरा और 3 अन्य शिकारी मेहमत की पीठ पर चढ़ जाते हैं। वे भाले फेंक नहीं रहे होते हैं, बल्कि उन्हें अपने पूरे शरीर के वजन के साथ मेहमत की मोटी खाल के अंदर उतार रहे हैं। और तभी अचानक मेहमत की सूंड बोर्ग को हवा में उछाल देती है। वह दूर बर्फ में गिर जाता है और ग्रैडू को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी छोड़ता है और अपने सबसे भारी भाला उठाता है और मेहमत के गले की एक खास नस पर निशाना साधकर उसे पूरा अंदर ढकेल देता है। यही वो पल है जो निएंडरथल्स को बाकी शिकारियों से अलग बनाता है, क्योंकि ये क्लोज रेंज शिकारी थे। वे तब तक प्रहार करते थे जब तक शिकार दम न तोड़ दे। यह किसी के फिल्म स्टंट जैसा था, जहाँ हर सेकेंड मौत का खतरा था। मेहमत एक आखिरी बार चिंगाड़ता है और उसका विशाल शरीर बर्फ पर गिर पड़ता है। सब कुछ शांत हो जाता है। शिकारी हाँफ रहे हैं। ग्रैडू धीरे से मेहमत के पास जाता है और उसके ठंडे होते शरीर पर अपना हाथ रखता है। निएंडरथल्स के लिए शिकार सिर्फ भूख मिटाना नहीं था, यह एक पवित्र रिश्ता था। वे उस जानवर का सम्मान करते थे जिसने उनके कबीले को जीवित रखने के लिए अपनी जान दे दी। आज की रात गुफा में जश्न होगा, आग जलेंगी, पेट भरेंगे और बोर के घावों पर जड़ी बूटियां लगाई जाएंगी। Fire bright, keep us warm, tribe together, strong and one. वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से सिद्ध किया है कि निएंडरथल के भाले फेंकने के लिए नहीं, बल्कि हाथ से घोंपने के लिए बनाए गए थे। उनकी दाहिनी बाजू की हड्डी अक्सर बाईं से ज़्यादा मजबूत मिली है, जो भारी भाले चलाने का सबूत है। और निएंडरथल के कंकालों पर मिलने वाली चोटें वैसी ही हैं जो आज के सांडों से लड़ने वाले रोडियो एथलीट्स के शरीर पर होती हैं। इससे पता चलता है कि वे बड़े जानवरों के बेहद करीब जाकर लड़ाई करते थे। जब बाहर की दुनिया मौत का दूसरा नाम थी, तब गुफा ही निएंडरथल्स का स्वर्ग थी। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यह उनका स्कूल, उनका अस्पताल और उनका मंदिर भी था। और यहाँ मिलिए कबीले की सबसे बुजुर्ग सदस्य कायरा से। आधुनिक रिसर्च कहती है कि निएंडरथल्स समाज में बुजुर्गों की बहुत इज्जत थी। कायरा का हाथ सालों पहले एक शिकार के दौरान टूट गया था, लेकिन कबीले ने उसे मरने नहीं दिया। वह अब शिकार नहीं कर सकती थी, पर उसके पास ज्ञान का खजाना है। कायरा उस छेद किए हुए दांत को चमड़े की डोरी में पिरोकर बच्चे को गले में पहना देती है। शायद यह दुनिया का पहला ताबीज या गहना है। ग्रैडू गुफा के एक शांत कोने में खड़ा होकर कुछ कर रहा है। वह अपने मुंह में लाल गेरू और पानी का मिश्रण बनाता है। वह अपना हाथ दीवार पर रखता है और फूंक मारकर रंग बिखेरता है, और जब वह हाथ हटाता है तो दीवार पर उसके हाथ की छाप बन जाती है। इस तकनीक को हम स्टेंसिल टेक्निक कह सकते हैं। यह महज एक निशान नहीं है, यह ग्रैडू का ऐलान है, मैं यहाँ था। स्पेन की अर्दालेस गुफाओं में मिले ये निशान साबित करते हैं कि निएंडरथल्स के पास कल्पना शक्ति थी। वे प्रतीकों को समझते थे। वे जानते थे कि शरीर मर जाएगा, पर यह निशान सदियों तक रहेगा। पहले माना जाता था कि कला सिर्फ होमो सेपियंस बनाते थे, लेकिन अब सबूत मिल चुके हैं कि निएंडरथल्स भी गुफा चित्र बनाते थे और कि पिगमेंट इस्तेमाल करते थे, गहने बनाते थे। स्पेन की गुफाओं में मिले चित्र लगभग 64,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि उनमें भी प्रतीकात्मक सोच थी। लगभग 45,000 साल पहले यूरोप की गुफाओं में एक नया चमत्कार हुआ। एक युवा लड़का गुफा की दीवार पर कोयले से कुछ बना रहा था। वह एक घोड़े की तस्वीर थी। यह मानव इतिहास की पहली कला में से एक थी। आज हम इसे देखते हैं लैक्सकस केव्स और चैवेट केव्स, जो कि फ्रांस में है। इन पेंटिंग्स की उम्र लगभग 35,000 से 40,000 साल है।
इनसे पता चलता है कि इंसान अब सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, अब इंसान सोच रहा था, कल्पना कर रहा था। वैज्ञानिकों को निएंडरथल के कंकालों में हॉयड हड्डी मिली है जो बिल्कुल हमारी जैसी है। इसका मतलब है कि वो बोल सकते थे। उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची और भारी रही होगी। वे कहानियाँ सुनाते थे, मरे हुए पूर्वजों की, महान शिकारों की और उस आग की जो उन्हें जिंदा रखती थी। वे आज के इंसानों की तरह साफ शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी आवाज़ें गहरी और सुरीली हैं। ग्रेडो अपनी छाती थपथपाकर और कुछ खास ध्वनियों के ज़रिए बता रहा है कि कल शिकार पर कहाँ जाना है। गुफा के सबसे पिछले हिस्से में कबीला शांत खड़ा है। ज़मीन में एक उथला गड्ढा खोदा गया है। ग्रेडो अपने एक साथी को जो पिछले शिकार में मारा गया था वहाँ लिटाता है। कायरा वहाँ कुछ पीले फूल और एक पत्थर की कुल्हाड़ी रख देती है। ये फैक्ट्स हमें श्नाइडर गुफा की रिसर्च के अनुसार मिले हैं। यहाँ मानवता का सबसे बड़ा बदलाव दिखता है। निएंडरथल पहले जीव थे जिन्होंने अपने अपनों को सम्मान के साथ दफनाया। वे जानते थे कि मौत अंत नहीं है। फूलों का पराग और साथ में रखा गया हथियार इशारा करता है कि वे परलोक की कल्पना करने लगे थे। निएंडरथल्स सैलिसिलिक एसिड, जो कि आज की एस्पिरिन का मुख्य स्रोत है, वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में करते थे। और उनके दांतों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और दांतों का इस्तेमाल तीसरे हाथ की तरह चमड़ा पकड़ने के लिए करते थे। नई खोजों से पता चलता है कि निएंडरथल्स केवल शिकारी नहीं थे, वे भावनात्मक और सामाजिक प्राणी भी थे। वैज्ञानिकों को ऐसे कंकाल मिले हैं जिनके दांत नहीं थे, फिर भी वे लंबे समय तक जिंदा रहे। इसका मतलब है कि कबीले के लोग उन्हें खाना खिलाते थे। यह देखभाल और सामाजिक सहयोग का प्रमाण है। अक्सर हमें लगता है कि निएंडरथल्स जाहिल थे, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। वैज्ञानिकों को ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें हड्डियां बुरी तरह टूटी थीं, लेकिन वे फिर से जुड़ी भी थीं। इसका मतलब था कि कबीले ने अपाहिज और बीमारों को छोड़ा नहीं, बल्कि महीनों तक उनकी सेवा की। एक और खोज में निएंडरथल्स के बच्चे में डाउन सिंड्रोम पाया गया है, फिर भी वह कई साल तक जीवित रहा। इससे पता चलता है कि कबीला उसकी देखभाल करता था। और स्लोवेनिया में मिली एक हड्डी की बांसुरी इशारा करती है कि ग्रेडो के कबीले में संगीत गूंजता था। वे अपनी गुफाओं में लाल गेरू से अपनी कलाकारी उकेरते थे। आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक और नई प्रजाति पैदा हो रही थी और उसका नाम था होमो सेपियंस। यही प्रजाति आगे चलकर हम बनने वाली थी। जब होमो सेपियंस का एक कबीला जिसका सरदार ब्लेक था के साथ अफ्रीका से बाहर निकले और जब वो यूरोप पहुंचे तो उन्होंने पहली बार सामना किया निएंडरथल्स से। 2 अलग इंसानी प्रजातियां, दोनों के पास आँख थी, दोनों के पास औजार थे, दोनों शिकारी थे और दोनों इस धरती पर जीना चाहते थे। यह मुलाकात इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होने वाली थी। कुछ जगहों पर वे लड़े, कुछ जगहों पर वे साथ रहे और कुछ जगहों पर उन्होंने एक दूसरे से बच्चे भी पैदा किए। आज भी दुनिया के बहुत से लोगों के डीएनए निएंडरथल्स के जीन मौजूद हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि हर मुलाकात दोस्ती में नहीं बदलती। कुछ मुलाकातें इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर बन जाती हैं। जब ब्लेक और गार्डो के कबीले आमने सामने आए तो सवाल सिर्फ एक था, कौन बचेगा? क्या यह एक भयंकर युद्ध था या फिर धीरे धीरे खत्म होती एक प्रजाति की कहानी? क्या हम जीते या हम बस बच गए? अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो सच्चाई जो आज भी इतिहास के परतों में दबा पड़ा है, निएंडरथल्स के अंत की असली कहानी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे होमो सेपियंस इस धरती पर अकेले रह गए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि अगला अध्याय होगा सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, जिसमें ग्रेडो का कबीला भिड़ेगा ब्लेक के कबीले से। जानिए कौन जीतेगा और कौन हारेगा, या हो जाएगी दोस्ती आपके अपने चैनल क्यूरियस टॉक्स पर।